हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। क्लियर। तो आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के 2 लेक्चर हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। तो अगर आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर तुरंत उन्हें देख लीजिए और बेहतर तरीके से आपके समझ में वैदिक सभ्यता आ जाएगी। तो वैदिक सभ्यता से संबंधित जो भी प्रश्न हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। बवाल कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं या इधर उधर का झांसा कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, बिल्कुल सिलेक्टेड पॉइंट टू पॉइंट पढ़ रहे हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने के लिए अगर आप चैनल पे नहीं तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और अपने दोस्तों में चैनल को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो तुरंत देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में हम लोगों ने वेद पढ़ लिए थे, उनके वेद पढ़ लिए थे, उनको पढ़ने वाले पुरोहित पढ़ लिए थे, किस वेद कौन से किससे संबंधित है ये पढ़ लिया था। आज देखिए उसमें सेलेक्टेड से सिलेक्टेड हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे। तो देखिए वेदों की संख्या कितनी है, 4। वेदों के रचनाकार कौन है बता चुके हैं, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हैं। वेदों के रचनाकार कौन है, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चारों वेदों से संबंधित मुख्य पटल। देखिए इधर से पहला आज का हमारा देखिए वेद 4 हैं। पहला पॉइंट है वेद 4 हैं और इनको लिखा या संकलन किसने किया है, तो वेद व्यास ने किया है। वेद व्यास ने। सभी वेद संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। भाषा कौन सी है, संस्कृत। ठीक है, संस्कृत भाषा में वेद लिखे गए हैं। सबसे प्राचीन वेद, परीक्षा में पूछा जाता है, वेद 4 हैं। सबसे प्राचीन वेद अगर आपसे पूछ लें तो कौन सा है, ऋग्वेद है। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। अब ध्यान से देखिए, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ये 1500 ईसा पूर्व से 1000 के मध्य लिखा गया था। ध्यान रखिएगा, 1000 ईसा पूर्व के मध्य लिखा गया था। तो परीक्षा में पूछा जाएगा सबसे प्राचीन वेद ग्रंथ कौन सा है, तो सबसे प्राचीन वेद ग्रंथ है ऋग्वेद। ये 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य वैदिक सभ्यता में लिखा गया था। इसको लिखा था वेद व्यास ने संस्कृत भाषा में। कुल वेद 4 हैं। सबसे पहला और प्राचीन वेद ऋग्वेद है। क्लियर। अब देखिए ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,580 श्लोक हैं। 10,580 क्या है, श्लोक हैं। क्लियर। तो अगर प्रश्न आपका यहां से बनता है तो आप जरूर कर लेना इसको। ठीक है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, 10। कितने सूक्त हैं, 1028। श्लोक कितने हैं, 10,580। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये हैं। इनको पढ़ने वाले ब्राह्मणों को होता या होत्र कहा जाता है, हम बता चुके हैं आपको। आगे देखिए मंडल से संबंधित देख लीजिए। ठीक है, मंडल में जो इंपॉर्टेंट है वो हम लोग देख लेते हैं। इसका पहला और 10वां मंडल, ठीक है, पहला और 10वां मंडल क्षेपक माना जाता है। ये सबसे बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, सबसे बाद में जोड़ा गया है, क्षेपक माना जाता है। आगे देखिए तीसरे मंडल में, इसका जो तीसरा मंडल है, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र लिखा गया है। ठीक है, गायत्री मंत्र अगर पूछ लें, गायत्री मंत्र जो है किस में वर्णन है, तो तीसरे मंडल में है। ठीक है, तो देखिए कुल ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ठीक है, जो भगवान सूर्य देव को समर्पित है। भगवान सूर्य देव को समर्पित है। सूर्य देव को समर्पित है। ध्यान रखिएगा, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में है, तो तीसरे मंडल में है। और किसको समर्पित है, भगवान सूर्य को। गायत्री मंत्र लिखा किसने है, तो अगर लिखा पूछ लें तो लिखा है विश्वामित्र ने। विश्वामित्र। क्लियर, किसने लिखा है, विश्वामित्र ने लिखा है गायत्री मंत्र। प्रश्न कैसे बनेगा परीक्षा में, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, 10। कितने सूक्त हैं, 1028 सॉरी। ठीक है, और ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं, तो श्लोक है 10,580। पहला 10वां मंडल कैसा है, क्षेपक माना जाता है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। ठीक है, जो किसने लिखा है, विश्वामित्र ने। किसको समर्पित किया है, सूर्य देवता को या सूर्य भगवान को। ठीक है, अब आगे लिखिए इसका नवा मंडल, इसका जो नवा मंडल है ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नवा मंडल जो है वो भगवान सोम को समर्पित है। ठीक है, किसको, भगवान सोम को समर्पित है। तो अगर आपसे यहाँ से प्रश्न बनता है तो आप गलत
नहीं करिएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। पहला 10वां मंडल छेपक है। सारे डिटेल आपके सामने है। ठीक है, जो परीक्षा में सिलेक्टेड रूप से पूछी जाती है। अगला देखिए, अगला है यजुर्वेद। ठीक है, अगला हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? यजुर्वेद। अगला है यजुर्वेद। ठीक है, अगला हम जो वेद पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है यजुर्वेद। इसकी एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। पहली कहानी इसकी क्या है? गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। दोनों में लिखा गया है। तो अगर आपसे पूछ लें ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद दोनों में लिखा गया है, तो आंसर आप क्या लगाएंगे? यजुर्वेद। ठीक है, आप देखिए जितने भी कंका आप यज्ञ करते हैं, ठीक है, जैसे आप पढ़ते हैं स्वाहा, ये सब शब्द किससे लिए गए हैं? यजुर्वेद से। तो ये गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। यज्ञ जो आप करते हैं, ठीक है, वो यजुर्वेद की ही देन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला इसके नीचे बहुत ज़्यादा कहानी इसमें नहीं पढ़नी है। अगला हमारा है सामवेद। देखिए सामवेद, अगला जो वेद है उसका नाम क्या है? सामवेद। साम माने होता है संगीत, वेद माने जानना, है तो आपको पता ही होगा। सामवेद है। अब सामवेद जो है वो वहाँ से प्रश्न कैसे बनता है? देखिए भारत में जो संगीत आता है, जैसे आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, जैसे कोई कविता पढ़ रहे हैं तो डायरेक्ट आप पढ़ लेंगे, लेकिन अगर कोई सॉन्ग गा रहे हैं, गाना गा रहे हैं, तो उसके पीछे क्या होना चाहिए? म्यूजिक होना चाहिए। ठीक है, तो जो म्यूजिक की देन है वो कौन है? सामवेद है। इसी से क्या निकला है? देखिए सारे गा मा पा, अगर पूछ लें सारे गा मा पा किस वेद की देन है, तो सामवेद की। भारतीय संगीत का जनक कौन है? ठीक है, भारतीय संगीत का जनक, ठीक है, भारतीय संगीत का जनक कौन है? सामवेद। सामवेद में देखिए 549 श्लोक हैं, जिसमें से इसके अपने केवल 75 हैं। कितने हैं? 75। तो इसकी ऐतिहासिक जो भूमि है वो बहुत कम है, क्योंकि ये अपने में बहुत कम है। बाकी ये जो 549 हैं सब ऋग्वेद से लिए गए हैं। ठीक है, तो प्रश्न कैसे बनेगा परीक्षा में? भारतीय संगीत का जनक कौन है? सामवेद। सारे गा मा पा किससे निकला है? सामवेद से। ठीक है, और इसमें कुल कितने हैं श्लोक? मंत्र 1549 हैं, अपने इसके कितने हैं? 75। इसलिए इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है? सबसे कम है। क्लियर हो गया? ठीक, अब आगे देखिए। अगला जो वेद है हमारा, अगला जो वेद है वो सबसे बाद का वेद है। बाद का वेद, नया वेद। ठीक है, सबसे बाद का वेद कहा जाता है और सबसे नया वेद कहा जाता है। उसका नाम क्या है? अथर्ववेद। ठीक है, उसका नाम है अथर्ववेद। ठीक है, सबसे नया और सबसे बाद का वेद कौन सा है? अथर्ववेद। अब देखिए अथर्ववेद क्या है? हमारे देश में एक कुछ आर्य थे, कुछ अनार्य थे। आर्य वो थे जो बाहर से आए थे, अनार्य वो थे जो यहीं पे स्थित थे। ठीक है, तो ये जो अथर्ववेद है ये आर्यों ने नहीं लिखा है, ठीक है, अनार्यों ने लिखा है। इसलिए जो त्रियक वेद होते हैं, आपको पता है कि त्रिवेद में नहीं आता, तो त्रिवेद में अथर्ववेद नहीं आता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ऋषि मुनि थे, अथर्वा ऋषि। वो जंगल में जाके तपस्या करते थे और लोगों पे जादू टोना करते थे। उन्हीं की पूरी क्रियाकलाप किसमें लिखी गई है? अथर्ववेद में। इसलिए इसका संबंध अगर पूछने किससे है तो जादू टोना टोटका से संबंधित है। इसकी रचना किस ऋषि के नाम पर की गई है? तो इसकी रचना देखिए अथर्वा, ठीक है, अथर्वा ऋषि के नाम पर की गई है। अथर्वा ऋषि के नाम पर की गई है और इसको जो पढ़ता है उसको ब्रह्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्मा। तो ध्यान से देखिए, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद, सबसे नया वेद अथर्ववेद और त्रियक, ठीक है, त्रिवेद में कौन सा नहीं आता है? तो अथर्ववेद। इसका संबंध जादू टोने से, टोटके से है। अथर्वा ऋषि के नाम पर लिखा गया था, जो अनार्यों के गुरु थे। आर्यों के गुरु नहीं थे, अनार्यों के गुरु थे, और इसको पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहा जाता है। तो क्लियर, ये थे हमारे 4 वेद, जिनको आप अच्छे से पढ़िएगा, गलत मत करिएगा। ठीक है, तो देखिए आगे अगला जो टॉपिक है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगला जो टॉपिक है वो हम लोग पढ़ेंगे दर्शन। क्या पढ़ने वाले हैं? दर्शन।
देखिए दर्शन माने होता है बिल्कुल राइट ज्ञान होना चाहिए, दर्शन दृष्टि आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए। दर्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए जो मुख्य दर्शन है उनके पहले देख लेते हैं। सबसे पहला दर्शन है साख्य दर्शन। सबसे पहला दर्शन कौन सा है? साख्य दर्शन। ठीक है, अगर आपसे पूछ लें साख्य दर्शन के जनक कौन हैं तो क्या बताएंगे? ठीक है, साख्य दर्शन के जनक कौन हैं। फिर दूसरा आता है, ध्यान दीजिए जनक अभी लिख रहे हैं, दूसरा है योग दर्शन। योग दर्शन, ठीक है, साख्य दर्शन, योग दर्शन, ठीक। फिर आता है उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा, ठीक है। फिर आता है पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा। फिर आता है न्याय दर्शन। ठीक है, अब ध्यान दीजिए आपसे पूछा जाता है, देखिए दर्शन लिख देंगे, इधर सारे लिख देंगे, फिर कहेंगे मिलाइए। तो आप कैसे इसको मिलाएंगे? ध्यान से देखिए, अगर पूछे योग दर्शन के कौन है तो क्या बताएंगे? ठीक है, न्याय दर्शन के कौन है? ठीक है, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा। ठीक है, तो देखिए फट से सांख्य दर्शन जो है इसके जनक हैं कपिल मुनि। कौन है? कपिल मुनि। ठीक है, योग दर्शन के क्या हैं? पतंजलि। पतंजलि हैं। ठीक है, उत्तर मीमांसा के क्या हैं? ठीक है, उत्तर मीमांसा के हैं कणाद। ठीक है, कणाद, नाम क्या है? कणाद। और पूर्व मीमांसा के हैं, ठीक है, बादरायन। ठीक है, क्लियर हो गया। न्याय के हैं गौतम, महिर्षि गौतम। क्लियर हो गया, तो ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे हो गए दर्शन, सांख्य के कपिल मुनि, योग के पतंजलि, उत्तर मीमांसा के कणाद या उल्लूक हैं, पूर्व मीमांसा के बादरायन हैं। ठीक है, और न्यायिक दर्शन के गौतम हैं। इनको अगर सीक्वेंस से लगाने को आ जाए तो आप फटाफट लगा लीजिएगा। क्लियर, अब आगे देखिए। अगला जो पॉइंट है हमारा, अगला जो पॉइंट है वो हमारा नदियों से संबंधित है। वैदिक सभ्यता कालीन प्रमुख नदियां। एक तरफ हम लोग प्राचीन नदियां लिखेंगे और एक तरफ आधुनिक नदियां, यानी पहले नदियों के नाम क्या थे, आधुनिक नाम क्या है, परीक्षा में मेल करने को आता है, तो आप गलत मत करिएगा। ठीक है, तो अगला जो पॉइंट है वो है नदियां। ठीक है, नदियां, नदियों से हम लोग लिखेंगे, पहले एक तरफ लिखेंगे प्राचीन नदियां और एक तरफ लिखेंगे आधुनिक नदियां। आधुनिक नदियां, ध्यान रखिएगा परीक्षा में खूब पूछा जाता है। तो देखिए प्राचीन नदियों में जैसे आपको पूछे कुंभा या कुभा, ये कुभा कौन सी नदी है, इसका नया नाम क्या है कुभा का? तो देखिए कुभा जो है अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, तो कुभा की जो वर्णन नाम है आज का तो काबुली नदी है कुभा का, काबुली नदी, आधुनिक नाम है काबुली नदी। ठीक है, फिर देखिए विस्तृता, वितस्ता। ठीक है, ये देखिए प्राचीन नाम है, इसका नया नाम है झेलम नदी। झेलम नदी के किनारे देखिए श्रीनगर शहर बसा हुआ है। कौन सा? श्रीनगर को झीलों का शहर कहते हैं और झेलम नदी के किनारे बसा है, इसका पुराना नाम है वितस्ता। ठीक है, अगला है अस्कनी। अस्कनी, ठीक है, अगली नदी है अस्कनी और अस्कनी का नया नाम है चिनाव नदी। ठीक है, दूसरी नदी है बिपाशा। ठीक है, बिपाशा, बिपाशा का नया नाम क्या है, पुराना नाम देखिए कौन सी नदी है, बिपाशा। बिपाशा, बिपाशा का नया नाम है व्यास नदी। ठीक है, आपको हिस्ट्री में पढ़ाई होगा, आगे पढ़ेंगे कि सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया था, तो वो नदी कौन सी है, व्यास नदी। ठीक है, व्यास नदी का पुराना नाम क्या है, बिपाशा। ठीक है, आगे देखिए अगला है शत्रुधि। शत्रुधि, शत्रुधि नदी, शत्रुधि। ठीक है, इसका नाम क्या है, अगर शत्रुधि नदी का पूछ ले नया नाम क्या है तो क्या बताओगे,
तो शत्रुधि का नया नाम है गोमती, ठीक है, गोमती नदी, ठीक है। शत्रुधि का नया नाम क्या है? गोमती नहीं, सॉरी, शत्रुधि नदी का नाम है सतलज नदी। शत्रुधि का नाम क्या है? सतलज नदी, सतलज नदी। आपको पता है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है भाखड़ा नागल बांध, किस नदी पर है? सतलज नदी। इसका पुराना नाम क्या है? शत्रुधि नदी। फिर देखिए अस्कनी हो गया, सदानीरा, सदानीरा, सदानीरा ये पुराना नाम है और नया नाम है गंडक नदी, ठीक है। तो देखिए ये नदियां हैं जो प्राचीन नदियां हैं जो आपकी परीक्षा में पूछी जाती हैं। देखिए प्राचीन नाम, आधुनिक नाम। प्राचीन नाम है कुंभा या कुभा, ठीक है। नया नाम है काबुली नदी, कहाँ बहती है? अफगानिस्तान में, ठीक है। वितस्ता नदी झेलम श्रीनगर, कहाँ बढ़ती है? श्रीनगर। श्रीनगर कहाँ? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अस्कनी चिनाव ये भी जम्मू कश्मीर में। बिपाशा व्यास ये भी कहाँ? उधर ही है, ठीक है। शत्रुधि सतलज पंजाब में है। अस्कनी सदानीरा गंडक, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये है प्राचीन नदियां और इनसे संबंधित हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्लियर? अब आगे देखिए, आगे नई चीज देखिए, मिटा दें, ठीक। आगे देखिए, तो देखिए ये थी हमारी कौन सी? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता से संबंधित जो भी मुख्य तथ्य थे वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अभी हम लोग पढ़ेंगे स्मृतियाँ कितनी है, पुराण कितने हैं, ठीक है, वेदांत कितने, उपनिषद कितने हैं, किस उपनिषद में क्या है, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। धर्म ग्रंथ कौन से हैं, मतलब धर्म ग्रंथ कौन से हैं, धर्म ग्रंथ, ठीक है। रामायण महाभारत इनसे संबंधित पढ़ेंगे। महाभारत का उल्लेख कैसे हुआ, महाभारत का युद्ध कब हुआ था, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए महाभारत का युद्ध कब हुआ था, ठीक है। तो आपको बताना है महाभारत का युद्ध कब हुआ था, महाभारत युद्ध कितने दिन चला था, किस युद्ध में, मतलब किस दिन क्या हुआ था, ये सब बताना है, कौन सी घटनाएं कब हुई थी। ये हम लोग अगले लेक्चर में बहुत जल्दी देखने वाले हैं। इसमें इतना ही, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय हिंद, गुड डे।